नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली आज करंट अफेयर के पहले लेक्चर से मेरा और आपका डेली सुबह 8 बजे दी करंट अफेयर शो के साथ सफर शुरू होने जा रहा है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग लेवल या फिर कोई भी स्टेट लेवल का ही एग्जाम क्यों ना हो, आपके एग्जाम में दी करंट अफेयर शो की क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर हम डेली के मोस्ट सिलेक्टेड, एकदम इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर हम करंट अफेयर्स को रटेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, यहां पर हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ समझते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का पहला लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो भाई दी करंट अफेयर शो के लेक्चर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से समझिएगा। एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई एशिया कप हॉकी है क्या। देखिए दोस्तों, एशिया हॉकी कप की जो शुरुआत हुई थी वो एग्जैक्टली 1882 में हुई थी। इस बार इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई इन चारों राज्य में से कौन सा राज्य करने वाला है। इस बार इसकी जो शुरुआत होने जा रही है वो 29 अगस्त से होगी और 7 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन कराया जाएगा। 2025 में इसका 12वां संस्करण है, मतलब 12वां एडिशन होने जा रहा है। इससे पहले 11 बार इसका आयोजन कराया जा चुका है। इसमें टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट करती है, जिसमें से एक इंडिया है, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, श्रीलंका। मतलब एशिया कॉन्टिनेंट की ये 8 दिग्गज टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती है। अगर हम चैंपियन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा चैंपियन साउथ कोरिया है, जो कि 5 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुका है। क्लियर है? पाकिस्तान 3 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुका है, वहीं पर इंडिया भी 3 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुका है। भारत ने सबसे पहले 2003 में इसको जीता था, उसके बाद 2007, फिर 2017 में इस खिताब को अपने नाम किया था। ठीक है। भारत ने सबसे पहले इसकी मेजबानी कब कराई थी? 1989 में सबसे पहले इसकी मेजबानी कराई थी। कहां पर कराई थी? न्यू दिल्ली के अंदर कराई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है कि भाई जब इसकी शुरुआत 1882 में हुई थी, सबसे पहला विनर चैंपियन कौन था? तो भाई सबसे पहले इस खिताब को जो अपने नाम करने वाला था वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान था। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि 1882 में किस देश ने इसकी सबसे पहली मेजबानी करी थी? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ही इसकी सबसे पहली मेजबानी करी थी, मतलब होस्ट करा था। पाकिस्तान के कराची में इसका आयोजन हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इस बार कौन से राज्य में इसका आयोजन होना है। तो भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार राज्य में एक शहर पड़ता है राजगीर। राजगीर शहर के अंदर इस बार इसका आयोजन कराया जाना है। कौन सा एडिशन है? 12वां है, 29 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। क्या? एशिया कप हॉकी 2025। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं बचा? हिंदी वालों आप यहां पर देख लीजिएगा, इंग्लिश वालों आप यहां पर देख लीजिएगा। समझ गए? मजा आया? नेक्स्ट है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थाईलैंड में कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन हर एक लेवल के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बात तो पहले क्लियर कर दी है कि भाई इस बार 2025 में जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा वो थाईलैंड देश के अंदर होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई इस बार कौन सा संस्करण होगा, कौन सा एडिशन होगा। पहला संस्करण है, चौथा है, छठवां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है। कौन सा संस्करण है? तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। उससे पहले बात करेंगे कि भाई आखिर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है क्या बवाल। कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता टेंशन मत लीजिए, डिटेल के साथ समझा के जाऊंगा। बिम्स्टेक की स्पेलिंग क्या है दोस्तों? यहां पर देखिए जो मैं लिख रहा हूं, BIMSTEC इसकी स्पेलिंग होती है। इसी के नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है। देखिए दोस्तों, B फॉर बे ऑफ बंगाल, I फॉर इनिशिएटिव, फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के बारे में आप जानते होंगे। उसके आसपास कुछ देश हैं, जैसे कि भारत देश बंगाल की खाड़ी में आता है, थाईलैंड भी बंगाल की खाड़ी में आता है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सारे के सारे बंगाल की खाड़ी वाले देश हैं, इंक्लूडिंग म्यांमार। क्लियर है? अब ये सारे देश मिलकर एक मीटिंग करते, चर्चा करते हैं, जो इन देशों के अंदर बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है? जैसे कि इकोनॉमिक, ठीक है, अर्थ
अर्थव्यवस्था, कि अपने अपने देशों के अंदर हम अर्थव्यवस्था को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, एक देश से दूसरे देश में माल जा रहा है, एक देश दूसरे देश से कमाई कर रहा है, तो उस चीज को और कैसे मॉडर्नाइज या फिर और ज्यादा एडवांस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेररिज्म यानी कि जो आतंकवाद है उसको अपने अपने देशों में से हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर ये सारी चर्चा करते हैं। एक देश दूसरे देश को सहयोग करता है, एक प्रॉपर बजट भी तैयार कराया जाता है। क्लियर है? तो इन सारे मुद्दों के ऊपर ये सारे देश मिलकर बात करते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भाई बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? एग्जैक्टली 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, नोट करिए। लेकिन इसका जो पहला संस्करण हुआ था ना, वो 31 जुलाई 2004 में इसका पहला संस्करण हुआ था। याद रखिएगा कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। टोटल 7 देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के सदस्य हैं। यहां पर मैंने फ्लैग के साथ लगा दिया है। एक हमारा भारत प्यारा, दूसरा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा, जो कि आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, जिसमें हाल ही में अर्थक्वेक आया था भयंकर 7.7 मैग्नीट्यूड से। ठीक है, समझ गए? 7 देश इसके सदस्य कौन कौन है, नोट करिए। अब पहला जो संस्करण हुआ था 2004 में, ये बैंकॉक में कराया गया था। 2008 में दूसरा संस्करण, जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा कि भाई बिम्स्टेक के कौन से शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत ने कराया था? 2008 में न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद 2014 में नाई पाई ताऊ में, जो कि म्यांमार में पड़ता है। यहां पर 2018 में से मैं आपको अलग से लिख देता हूं, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू नेपाल में इसका चौथा संस्करण कराया गया था। क्लियर है? उसके बाद पांचवा 2022 में, जो कि श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। ठीक है, 5 ही हो गए, तो जाहिर सी बात है इस बार छठा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण है। तो भाई इस बार छठा संस्करण जो है, 6th संस्करण जो है, वो थाईलैंड के अंदर इसका कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें भारत की तरफ से भारत के बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ गए क्या होता है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन? नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक नए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है, पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो एक बड़े ओहदे पर हैं, जो मंत्रालय संभाल रहे हैं, उन सभी पॉलिटिशियन की पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं। क्लियर है? लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात हो रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। क्लियर है? सबसे पहले बात करेंगे कि भाई पर्सनल सेक्रेटरी का काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री का जो पूरा शेड्यूल होता है, प्रशासनिक शेड्यूल होता है उनका, ठीक है, उनकी पूरी दिनचर्या होती है, ठीक है, उनका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, वो कब किसके साथ कौन सी मीटिंग करेंगे, वो पूरा शेड्यूल मैनेज करने का काम किसका होता है? एक पर्सनल सेक्रेटरी का होता है। समझ गए दोस्तों? तो भाई इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नई पर्सनल सेक्रेटरी सिलेक्ट हुई है वो निधि तिवारी है। और निधि तिवारी पर्सनल सेक्रेटरी बनने से पहले मोदी जी की डेप्यूटी सेक्रेटरी रह चुकी है। और ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये 2014 बैच की आईएफएस ऑफिसर रह चुकी है, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ये रह चुके हैं, 2000 बैच की है। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि भाई निधि तिवारी से पहले पीएम के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? 2020 से लेकर के अभी तक पीएम के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनका नाम था हार्दिक, नोट करिए, हार्दिक सतीश चंद्रा शाह। ये इनके फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी थे पीएम मोदी के, जो कि 2020 से लेकर के अभी तक थे। ये भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, ये भी आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं 1985 बैच का आईएफएस, सॉरी गुजरात से, ठीक है, ऑफिसर रह चुके हैं आईएएस ऑफिसर। अब देखिए दोस्तों, जो निधि तिवारी को चुना गया है पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर, इनको फिलहाल सह अवधि मतलब को टर्मिनस के लिए चुना गया है, मतलब बेस पर चुना गया है। इसका मतलब होता क्या है? को टर्मिनस या फिर सह अवधि क्या होता है? मतलब जब तक पीएम मोदी का कार्यकाल है, ये वाला कार्यकाल है जो चल रहा है, या फिर अगले आदेश तक इनको नियुक्त किया गया। मतलब फिक्स कोई टाइम यहां पर नहीं रखा गया कि आने वाले 3 साल या फिर 4 साल तक
या फिर जब तक इनकी एज होती है, नहीं, ऐसा नहीं है, कार्यकाल तक या फिर अगले आदेश तक। इस पद पर रहते हुए निधि तिवारी अब पीएम मोदी के रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज जैसे शेड्यूल मैनेज करना, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन आदि को संभालेंगी। समझ गए? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निधि तिवारी पीएम मोदी की पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी है, और इससे पहले कौन थे? हार्दिक सतीश चंद्र शाह इनसे पहले पर्सनल सेक्रेटरी थे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में कौन सा कथक महोत्सव मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये दुनिया का पहला कथक महोत्सव भी था, ठीक है, और हाल ही में इस बार दिल्ली के अंदर इस महोत्सव को मनाया गया। इससे रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई कथक महोत्सव है क्या। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड फर्स्ट कथक महोत्सव था ये, जिसका आयोजन 21 से 26 मार्च 2025 के बीच में कराया गया। इसका आयोजन किसने कराया? संगीत नाटक अकादमी ने इसकी शुरुआत कराई गई, ठीक है। वेन्यू कहां था, कहां पर इसको कराया गया? कथक केंद्र है जो संगीत नाटक अकेडमी के ही अंडर आता है, दिल्ली के अंदर, वहां पर इसका आयोजन हुआ। अब कथक की बात हो रही है तो कथक भारत के क्लासिकल डांस है। ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक फोक डांस भी है, ठीक है। इसके अंदर 9 क्लासिकल डांस हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस महोत्सव में अलग अलग तरीके से कथक डांस को परफॉर्म किया गया। जो हमारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं या फिर कथक डांसर है, उन्होंने अपने इसमें परफॉर्मेंस भी दिखाई है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कथक के फेमस डांसर कौन है, स्पेशली एसएससी और रेलवे एग्जाम में बनते हैं। बिरजू महाराज एक बहुत ही पॉपुलर कथक नृत्य है जो कि लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सितारा देवी भी लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं और ये एक फेमस कथक डांसर है। गोपी कृष्णा कथक डांसर है। रोशन कुमारी फेमस कथक डांसर है। शंभू महाराज ये भी एक फेमस कथक डांसर है। यहां पर देखिए, इस महोत्सव के समापन पर श्रीमती अमिता प्रसाद शर्भाई, साथ ही संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय और डॉक्टर संध्या पुरेचा अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी में कार्यक्रम में शिरकत की। क्लियर है? तो वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इस बार न्यू दिल्ली के अंदर कथक फेस्टिवल का 37वां संस्करण आयोजन कराया गया। कब से लेकर कब तक? 21 से 26 मार्च 2025 तक। आ रहा है ना मजा? आज के इस लेक्चर का पीडीएफ आपको वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। क्लियर है? क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। यहां पर मैं आपको जो एग्जैक्टली पढ़ा रहा हूं यही पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको एक प्रॉपर पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा जहां पर डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एनआईएच का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? एनआईएच का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। मैरीलैंड एक जगह पड़ती है, एक शहर है यूएस का, जहां पर यह है। एनआईएच की जो स्थापना हुई थी एग्जैक्टली 1987 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। देखिए, जो यूएस की पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं सीनेट, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इनका नाम स्पेशली रिकमेंड किया है और इनको भारी मत से जिताया है, जिनका नाम है डॉक्टर जय भट्टाचार्य, डॉक्टर जयंत भट्टाचार्य इनका पूरा नाम है, जिनको एनआईएच के 18वें डायरेक्टर यानी कि निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये ऑलरेडी बहुत बड़े चिकित्सा और अर्थशास्त्र रह चुके हैं। साथ ही स्टैनफोर्ड के अंदर ये अर्थशास्त्र, स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है फिर कॉलेज है, उसके अंदर अर्थशास्त्र और साथ ही चिकित्सा विज्ञान के प्रोफेसर रह चुके हैं। हाल ही में अब इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर यानी कि निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। स्क्रीन के ऊपर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, जो कि भारतीय ओरिजिन है यानी कि भारतवंशी है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। मतलब आप सोच के देखिए, भारतीय कितने बड़े बड़े पद पर पहुंच रहे। एक अंतरिक्ष से आई थी अभी, जिनका पता ही होगा, सुनीता विलियम्स, वो भी भारतीय ओरिजिन की ही थी, ठीक है दोस्तों। याद रहेगा कौन से 18वें। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। एनआईएच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का काम क्या होता है? यानी कि बायोमेडिकल के ऊपर ये रिसर्च करते हैं, साथ ही जो
मानव स्वास्थ्य है उसको और बेहतर बनाने के ऊपर कदम उठाते हैं। जैसे कि कोविड-19 महामारी आई थी, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी थी। जो नई नई बीमारियां जन्म लेती है उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, उनके लिए दवाइयां वगैरह बनाने का काम करते हैं। समझ गए? नेक्स्ट है, म्यांमार में भूकंप के बाद राहत के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड में भी भयंकर भूकंप आया था। 7.7 मैग्नीट्यूड का यह भूकंप था। जबरदस्त तबाही यहां पर हुई, 1600 से ज्यादा लोग यहां पर मारे गए। और दोस्तों म्यांमार में लगभग 15,000 भारतीय फैमिली भी फंसी हुई है, जिसमें लगभग 50 से 60,000 लोग रहते हैं। लेकिन म्यांमार की सरकार का कहना है कि भारत का कोई भी इंसान इसमें आहत नहीं हुआ है, उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। फाइनली भारत ने म्यांमार के लिए मदद भेजी है और एक ऑपरेशन चलाया है। एग्जाम में उसी ऑपरेशन का नाम पूछा जाएगा। जब 2015 में नेपाल में भयंकर अर्थक्वेक आया था, ठीक है, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी, तब भी भारत ने नेपाल की मदद करी थी और उस टाइम पर भी एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम भी एग्जाम में बहुत पूछा गया था। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू करा। इसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा सामान म्यांमार में भेजा है। क्लियर है दोस्तों? आगरा से एक पोर्टेबल हॉस्पिटल भी भेजा है, जिसमें लगभग 60 लोगों की टीम थी, नर्स डॉक्टर है। आप सोच के देखिए, जो इंडियन नेवी के शिप हैं या फिर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके थ्रू भेजी गई है ये मदद। एनडीआरएफ इसमें आगे आई है। एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, जिसके डीजी जनरल डायरेक्टर जनरल कौन है? पीयूष आनंद है। 1991 में आईपीएस बैच के ऑफिसर रह चुके हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम में सही आंसर क्या लगाना है आपको? यहां पर मैं बात कर रहा हूं नेपाल की। नेपाल में जो 2015 में भूकंप आया था, उस टाइम पर कौन सा ऑपरेशन शुरू करा था भारत सरकार ने? ऑपरेशन मैत्री। ये इंपॉर्टेंट है। ये बात हो रही है नेपाल 2015 की, जब भूकंप आया था ऑपरेशन मैत्री के थ्रू मदद भेजी गई थी। लेकिन अब म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा, जिससे म्यांमार को बहुत सारी मदद भेजी जा रही है। जहां पर स्लीपिंग बैग है, दवाइयां हैं, खाने पीने के पैकेट्स हैं, चीजें उनको भेजी जा रही है, पहनने के लिए कपड़े भेजे जा रही हैं। क्लियर है दोस्तों? म्यांमार की बात हो रही है, म्यांमार में ही ये भूकंप आया। म्यांमार की जो मतलब कैपिटल है वो क्या है? नाई पाई दाओ। ये भाई आप प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत हुई होगी, आप स्पेलिंग देख लीजिए। पीएम कौन है म्यांमार के? मिन ओंग हलिंग। मिंग ओन हलाइंग इनके पीएम है। ठीक है, अजीब सी प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट है, सागरमाला कार्यक्रम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? हाल ही में मनाई गई है सागरमाला। सबसे पहले समझेंगे सागरमाला कार्यक्रम है क्या। देखिए दोस्तों, आज से कुछ साल पहले, ठीक है, आपको बता देता हूं, 2015 मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारत के अंदर जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए, उनको और आधुनिक बनाने के लिए, उनके ऊपर बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, जो पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा डेवलप, उसको और ज्यादा बिल्ड करने के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया गया था। हर साल इसके लिए एक प्रॉपर अलग बजट भी पास किया जाता है, ताकि हम जो बड़े बड़े पोर्ट हैं उनके ऊपर मॉडर्नाइज कर सके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां पर इजी हो सके। क्लियर है दोस्तों? समझ गए क्या है सागरमाला कार्यक्रम? बंदरगाह को मॉडर्नाइज करना, उनका आधुनिकीकरण करना होता है। समझ गए? अब सवाल पूछा जा रहा है कि भाई इस बार इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। मैंने अभी आपको बताया मार्च 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। जाहिर सी बात है 2025 में इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई होगी। ठीक है, मार्च 2025 में इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जब 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर है दोस्तों? अब यह चर्चा में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में इसकी वर्षगांठ मनाई गई। सागरमाला कार्यक्रम के कार्यान्वयन को 10 साल पूरे हो चुके हैं। शुरुआत का वर्ष मार्च 2015 इसका रह चुके हैं।
कार्य नवीन निकाय बंदरगाह नौवह और जलमार्ग मंत्रालय के अंडर ही आता है। कुल परियोजना कितनी चलाई जा रही है इसके अंडर? 839 परियोजनाएं हैं, 5.79 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं? 272 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है 1.41 लाख करोड़ रुपए के निवेश से। क्लियर है? तटीय नौवहन वृद्धि पिछले दशक में 118% वृद्धि हो चुकी है। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे इससे रिलेटेड। यहां पर देखिए, सागरमाला 2.0 में कितना निवेश हुआ है? 40,000 करोड़ बजट, 12 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। अब सवाल उठता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज है उसके मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। ठीक है, जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि भारत का मिनिस्ट्री है, मंत्रालय, उसके मंत्री थे। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। नोट कर लीजिएगा ये चीज। नेक्स्ट है, हरियाणा में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किस केंद्रीय मंत्री ने किया? 4 केंद्रीय मंत्री के नाम आपके पास है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाल ही में हरियाणा राज्य के अंदर महाराजा अग्रसेन की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो भाई किस मंत्री ने किया? तो चलिए पहले बात करते हैं कि भाई इस भव्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर हुआ। देखिए दोस्तों, 31 मार्च 2025 को इसका अनावरण किया गया। हरियाणा राज्य के अंदर हिसार एक जगह पड़ती है, एक शहर है, कस्बा ऐसा आप कह सकते हैं, जिसमें अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, जहां पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसकी ऊंचाई 20 फीट है और ये एक 800 किलोग्राम वजनी प्रतिमा थी, जिसका कुल बजट 2 करोड़ रुपए था। ठीक है, 2 करोड़ रुपए में इस प्रतिमा को बनाया गया। समझ गए? मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा राज्य के सीएम कौन है? नायाब सिंह सैनी है। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो भाई अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ कि भाई कौन से केंद्रीय मंत्री ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह ने किया। अमित शाह सहकारी मंत्रालय के भी मंत्री है, साथ ही हमारे होम मिनिस्टर भी है। एक ऑप्शन है हमारा राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, पीयूष गोयल जी जो कि मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई ऑफ इंडिया है। क्लियर है दोस्तों? चारों के चारों मिनिस्टर के मंत्रालय मैंने क्लियर करा दिए। क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। यहां पर आप देख लीजिए डेफिनेशन, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा यानी कि हिसार में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण करते हुए, साथ में है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी, साथ ही जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री श्री रणवीर गंगवा, स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी थी शामिल। क्लियर है दोस्तों? 31 मार्च 2025 में इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू करी? और दोस्तों, जब से ये योजना शुरू हुई है ना, पूरे भारत के अंदर हल्ला मचा हुआ है। लाखों की संख्या में इसके लिए पंजीकरण आ चुके हैं। तो सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, ये योजना है क्या? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है क्या? इसके तहत अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है, ठीक है, तो आपको सरकार मुफ्त में 5 लाख रुपए देगी, जिससे आप अपना कोई स्टार्टअप, व्यवसाय या फिर व्यापार यानी कि बिजनेस कर सकते हो। इन 5 लाख रुपए का आपको कोई भी ब्याज नहीं देना, ये बिल्कुल ब्याज मुक्त रहेंगे, मतलब बिल्कुल फ्री के रहने वाला है, इन पर कोई ब्याज नहीं लगने वाला है। मैं आपको थोड़े से इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर 5 लाख रुपए आपको लोन के तौर पर मिलने वाले हैं। इस योजना का फिलहाल पहला फेज चला हुआ है, जहां पर 1 लाख कैंडिडेट्स को यानी कि 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। मतलब हर युवा को 5 लाख रुपए तक का लोन मुफ्त दिया जा रहा है। अगर आप यहां पर एलिजिबल होते हो तो 21 से 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। कम से कम आपने 8वीं पास कर रखी हो, उससे ज्यादा आपने कुछ भी पास कर रखा हो वो मैटर नहीं करता, कम से कम आपकी योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए। पहले फेज में 1,51,590 कैंडिडेट्स ने इसके लिए फॉर्म भर दिए कि भाई हमें भी 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, हम भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं।
जिसके बाद 32,757 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया कि हम इतने लोगों को यहां पर 5-5 लाख रुपए का लोन देंगे, जिसमें से 17,170 कैंडिडेट्स को लोन दिए जा चुके हैं, 5-5 लाख रुपए बांटे जा चुके हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन सी प्यारी सी ये योजना है जिसका नाम यहां पर रखा गया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जहां के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जहां की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जहां के उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य। सारी चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जापानी गणितज्ञ को 2025 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर जिस पुरस्कार की बात हो रही है ना, एबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार के बराबर का पुरस्कार है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीडली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई एबेल पुरस्कार है क्या। तो भाई सबसे पहले हम एबेल पुरस्कार के बारे में समझेंगे। इस पुरस्कार की स्थापना सन 2002 में हुई थी। यह नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो दुनिया भर के अंदर सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, जो कुछ हटके करते हैं, जो कुछ स्पेशल खोज करते हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत एक नॉर्वेजियन मैथमेटिक्स जिनका नाम था नील हेनरिक, नोट करिए नील हेनरिक, इनके नाम पर इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। कहां के? नॉर्वे के। नॉर्वे सरकार द्वारा ही इस पुरस्कार को दिया जाता है। 2025 में ये एक जापानी गणितज्ञ को दिया जा रहा है जिन्होंने क्रिस्टल बेस की खोज करी है, यानी कि जो कठिन गुणाएं होती है ना, मल्टीप्लिकेशन होती है, उनको बहुत ही सरल तरीके से सोल्व करके ग्राफ में उतार लिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसी स्पेशल खोज करी है, कठिन से कठिन गुणा को आसान तरीके से कैसे हम ग्राफ में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसी को बोला गया है यहां पर क्रिस्टल बेस। क्लियर है? ये देखिए क्रिस्टल बेस की खोज इन्होंने करी है। इससे गणितज्ञ को जटिल गुणाओं को सरल ग्राफ के रूप में बदलने में मदद मिलेगी, जिससे गणितज्ञ सिद्धांतों की समझ और गणना और क्रांतिकारी सुधार हुआ। क्लियर है? ये एक जापानीज मैथमेटिशियन है जो कि अलजेब्रा यानी कि जो बीजगणित हो ना, उसके गणितज्ञ है, बहुत ही पॉपुलर। नाम मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार और एबेल पुरस्कार के ऊपर नजर डालिए। एबेल पुरस्कार गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। यह नॉर्वे सरकार की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर द्वारा प्रदान और प्रशासित किया जाता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील हेनरिक एबेल, जो कि 1802 से 1829 तक थे, के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार की स्थापना नॉर्वे की संसद ने 2002 में एबेल की 200वीं वर्षगांठ पर की थी। यह पुरस्कार पहली बार 2003 में दिया गया था और इसे नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। पुरस्कार में 7.5 मिलियन क्रोन, लगभग 7,20,000 डॉलर की धनराशि और नॉर्वेजियन कलाकार हेनरिक होगन द्वारा डिजाइन की गई एक ग्लास पट्टिका शामिल होती है। ठीक है, ये हो गया एबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी। क्लियर है? अब बात करेंगे इस बार किनको ये दिया गया। एक जापानीज मैथमेटिशियन है जिनको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इनका नाम क्या है यहां पर आप देख लीजिए, अच्छे से समझ जाओगे। मसाकी काशिवार। मसाकी काशिवार को इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अभी मैंने आपको बताया क्रिस्टल बेस थ्योरी या फिर क्रिस्टल बेस की खोज करी है मैथ्स में, यानी कि अलजेब्रा में। समझ गए? यहां तक मैंने आपको एबेल पुरस्कार के बारे में बता दिया। जरूरी नहीं है इन्हीं मैथमेटिक्स के मैथमेटिशियन के बारे में पूछा जाए। एग्जाम में एबेल प्राइज के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या है, किसको दिया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी, कौन से देश की सरकार इसको देती है। समझ गए? ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो भाई ये था आज का लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट। उम्मीद करता हूं आपने काफी सारी चीजें नोट करी होंगी और अच्छे से आप समझ भी पाए होंगे। अब से आपको डेली हर सुबह 8 बजे द करंट अफेयर शो का एक नया लेक्चर मिला करेगा, जिसमें हम पूरे दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। क्लियर है दोस्तों? इसका पीडीएफ आपको वे टू सक्सेस वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो पसंद आयो, क्लास पसंद आयो, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।